पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो चुकी है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया है। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा किया। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत करार दिया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया। इस बीच NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم. جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده. فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفته میشه. مردای دست زمین مونده است اینجا پیشروی کل مردم. अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते रहे। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पंजशीर की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पंजशीर में लड़ाई तेज हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान में से 34 प्रांतों में 33 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन एकमात्र इलाका पंजशीर जहां पर तालिबान संघर्ष कर रहा है। और आप देखिए ये दूसरी तस्वीर, काबुल में फायरिंग होती है और जो तालिबानी लड़ाके हैं वो जश्न मनाते हैं, लेकिन ये खबर झूठी निकली। इसके बाद NRF की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि तालिबान का कब्जा पंजशीर पर नहीं हुआ है। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगने लगा कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि NRF के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते नजर आए। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह ने CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अल-कायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके के नहीं खोने की भी बात कही है। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. अमेरिका के कई राज्यों में आइडा नाम के एक तूफान से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई।
वहां अब तक बाढ़ की चपेट में आने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने यह सब कुछ झेला उन पर क्या बीती होगी। न्यूयॉर्क से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कें कहीं गायब दिखी, कई रास्तों ने तालाब की शक्ल ले ली। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां पानी भरने से रफ्तार थम गई। एक दूसरे इलाके में अंडरपास में इतना पानी भरा दिखा कि वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। जो गाड़ी जहां थी वहीं खड़ी रह गई। चाहे बड़ी गाड़ी हो या छोटी, सबको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा। वहां से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें एक इमारत दिखी। वह बेसमेंट था जिसमें कई इंच पानी भर गया। बताया गया कि उस बेसमेंट में फंसे रहने से 3 लोगों की जान चली गई। कुछ इसी तरह के हालात पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहां इतना पानी बरसा कि एक होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले होटल के अंदर से लोगों को अपनी गाड़ी तक लेकर आए और उसी के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। शायर मुनव्वर राना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मशहूर शायर मुनव्वर राना को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर राना पर आरोप है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के बलिया में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस पर डकैती और हत्या के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। इनके अलावा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया को सिल्वर, जबकि हाई जंपर शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के मकसद से साउथ एवेन्यू की एक डिस्पेंसरी पहुंचे, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने एक आम मरीज की तरह अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज कराया और ये जानने की कोशिश की कि वहां आम लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आम मरीज बन के गए और ये देखने की कोशिश उन्होंने किया कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टर या स्टाफ काम करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो और एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने इलाज करने वाले डॉक्टर के व्यवहार की तारीफ की। तो आए और हम लोगों को जो इस तरह का काफी मनोबल बढ़ा है और इस तरह काम करने की और प्रेरणा मिलती है। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर पर जांच एजेंसियों ने बड़ा पर्दाफाश किया है। ईडी के मुताबिक सुकेश जेल में बैठकर अलग अलग सिम कार्ड से लोगों को फोन करता था। वो कभी बड़े मंत्री का सचिव बनकर तो कभी खुद को अधिकारी बताकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। इस काम में एक मिस्ट्री गर्ल उसका बराबर साथ दे रही थी। फोन सुकेश करता और पैसे वसूलने के लिए वो मिस्ट्री गर्ल गाड़ी में बैठकर जाती। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जिंदगी से जुड़ी हर फाइल को खंगालने के लिए 3 जांच एजेंसियों ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। इस बार ईडी के हवाले से जो खबर आई है वो अपने आप में किसी को भी चौंका सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होने के बावजूद ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। ईडी का दावा है कि सुकेश ने तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को स्पूफ कॉल की। इसी कॉलिंग के जरिए सुकेश ने जेल में बैठे बैठे सरकारी अधिकारी से 200 करोड़ की उगाही की। ईडी को अपनी जांच में इस बात का भी पता चला कि सुकेश और उसकी गर्लफ्रेंड लीना मारिया चेन्नई के एक आलिशान बंगले में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ईडी के मुताबिक सुकेश के आलिशान बंगले, होम थिएटर और लग्जरी कारों को अब जब्त कर लिया गया है। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। महज 17 साल की उम्र में उसने अपना ठगी का धंधा शुरू किया और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ करोड़पति लोग होते थे या फिर वो लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। ये उनको झांसे में लाता कि वो उनके कनेक्शन बहुत ऊंचे रसूख के लोगों से वह करवाएगा और एक बार वह उनके झांसे में आ जाते तो वह अपने ठगी की वारदात को अंजाम देता। उधर ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल से भी लंबी पूछताछ की है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा को कई अहम बातों का पता चला है। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ की ठगी के इस मामले में खुद को लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बताकर उसने फोन किया। इस दौरान कॉलिंग को टेलीग्राम के जरिए अंजाम दिया गया। सबसे पहले 20 करोड़ की डीलिंग के लिए $90,000 हांगकांग भेजे गए और फिर अप्रैल 2021 तक जेल से 200 करोड़ की वसूली हुई।
पीड़ित पक्ष के मुताबिक इस दौरान करीब 30 बार पैसों का लेन देन हुआ। जब भी सुकेश के गैंग तक ये पैसा पहुंचाया गया तब मिस्ट्री गर्ल भी मौके पर एक गाड़ी के भीतर मौजूद रही, लेकिन वो लड़की कौन थी, उसका सुकेश से क्या कनेक्शन है, ये कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी ने एक लड़के की जान बचा ली। वहां सरयू नदी में एक 17 साल का लड़का नहाते वक्त डूब रहा था, जिसके बाद उसके परिवार वाले दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां एसडीआरएफ की एक टीम पहले से तैनात थी, जिसने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां नाव भेजी और एक जवान ने उसे बचाने के लिए फौरन टायर के साथ छलांग लगा दी। लड़का पानी में पूरी तरह डूब गया था। उसे निकालने में एसडीआरएफ के जवान को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसे देखते हुए एक और शख्स उसकी मदद के लिए पानी में कूद गया। जब उस लड़के को नदी से बाहर निकाला तो वो बेसुध हो गया, जिसके बाद उसे उठाकर घाट तक लाया गया। युवक के सही सलामत बचने के बाद उसके परिवार वालों ने चैन की सांस ली। बताया गया कि 17 साल का आदित्य अपने परिवार के साथ सरयू नदी में नहाने आया था। नदी में उफान होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। पीएम मोदी और यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि दुनिया में आतंकवाद और अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही इस तरह की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस चर्चा में कोरोना महामारी के समय भारतीय समुदाय के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग की सराहना की। इस बीच पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 से दुबई में आयोजित होने वाले एक्सपो 2020 के लिए शुभकामनाएं दी। और पीएम मोदी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक बहुत ही उपयोगी टेलीफोन कॉल रही। हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और हाल के क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। कोविड-19 के समय भारतीय समुदाय को यूएई के समर्थन की सराहना की और दुबई एक्सपो के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ने वाली गुप्त सुरंग जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस सुरंग को जल्द ही आम लोगों के लिए खोलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सुरंग अंग्रेजों के जमाने से वहां पर है, यानी उस वक्त से जब देश गुलाम था और दिल्ली में जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की कैद में होते थे उनमें ज्यादातर को लाल किले में बंद किया जाता था। अब उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, यानी उनकी गिरफ्तारी से ही जनता भड़क जाती थी। तो ऐसे लोगों को अदालत तक ले जाना और फिर सजा दिलवाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए आसान नहीं था। बताया गया कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को लाल किले से अदालत तक ले जाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी। दिल्ली विधानसभा का जो भवन है उस वक्त वहां अदालत हुआ करती थी और लाल किले से कैदियों को वहां लाया जाता था। यानी सरल भाषा में कहें तो कैदियों को जेल से अदालत तक लाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी। जेल थी लाल किला और अदालत थी आज का दिल्ली विधानसभा का भवन। अगर अदालत ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो फांसी घर भी अदालत के ही अंदर था। हालांकि अभी वो बंद है, लेकिन उसे भी आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही। दिल्ली विधानसभा से लाल किले के बीच बनी इस सुरंग की लंबाई करीब 7 से 8 किलोमीटर है। हालांकि इतने सालों में कई जगह से वो सुरंग टूट चुकी है, इसलिए उसे पूरी तरह खोला जाना संभव नहीं होगा। ये रास्ता जो है पूरे इस भवन के इर्द गिर्द है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला। और दूसरा साइड हालांकि ये बंद किया गया है और इसी पास में, इसी विधानसभा भवन के ठीक पास में यहाँ पर फांसी घर भी है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय पर बड़ा आरोप लगाया है। मनिका ने आरोप लगाया कि नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय ने उन्हें मार्च में ओलंपिक क्वालिफायर के समय एक मैच हारने के लिए कहा था और इसी वजह से टोक्यो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में उन्होंने रॉय की मदद लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी TTFI के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए मनिका ने सौम्यदीप पर यह आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक TTFI को दिए अपने जवाब में मनिका ने कहा कि जिसने उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए कहा था, अगर वो उनके साथ कोच के रूप में बैठे होते तो मनिका मैच पर फोकस नहीं कर पाती। मनिका ने यह भी दावा किया कि इस बात के सबूत उनके पास हैं और वो वक्त आने पर उसे TTFI के सामने पेश कर सकती हैं। TTFI के मुताबिक उन्हें सौम्यदीप रॉय के जवाब का इंतजार है, जिससे उनका भी पक्ष सामने आ सके।
दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की नौसेना ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक पनडुब्बी को पकड़ा। वहां की नौसेना ने जानकारी दी कि पनडुब्बी से करीब 1.8 टन कोकेन मिली, जिसे उसने समंदर की लहरों के बीच धर दबोचा। कोलंबिया की नौसेना के जवानों को हरे रंग की यह पनडुब्बी समंदर के बीच तेजी से आगे बढ़ती नजर आई, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और कोकेन ले जा रही पनडुब्बी को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने जब इस पनडुब्बी को पकड़ा तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें इतनी ज्यादा कोकेन होगी। जब पनडुब्बी में रखे काले पैकेट निकालने शुरू किए गए तो वो निकलते ही गए। ये सिलसिला चलता ही रहा और जब पैकेट खुले तो निकला कोकेन नाम का जहर। कोलंबिया की नौसेना ने बताया कि कोकेन की मात्रा करीब 1.8 टन यानी कि 1800 किलो रही। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया दुनिया भर में ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम है और वहां की नौसेना समंदर के रास्ते होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने में जी जान से जुटी हुई है। इस साल उसने 21 ऐसी ही पनडुब्बियां पकड़ी हैं जिनसे करीब 27 टन कोकेन मिली। बिहार की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण को हटाने पर हंगामा खड़ा हो गया। बिहार के छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचार हटाने पर घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वो हटाने का मकसद यही है कि ये गोलवरकर और सावरकर के मानने वाले नीतीश कुमार जी अब होते जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख बिहार सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के संकेत दिए। बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में उन्होंने बदला लेने की नीयत से नौकरी से निकालने और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें राज्य की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की मांग की गई। इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सिख विरोधी दंगों में जेल में बंद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अदालत से इलाज के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि सज्जन कुमार को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उन्हें जेल के डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाना होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीका के एक नागरिक से करीब 6 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। हरियाणा के भिवानी से डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों पर आपसी रंजिश में दिन दहाड़े एक लड़के को पीटने और फिर पैर में गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा और इस गोलीकांड के बाद आरोपी वहां से भाग गए। इससे पहले घटना के वीडियो में नीली टी शर्ट पहने एक आरोपी बीच सड़क पर फायरिंग करता दिखा, जिसके बाद वो अपनी कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस गोलीकांड के समय सड़क से गुजर रहे बाइक सवार और दूसरे लोग भी दहशत में आ गए और उन्होंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इसके पैर में गोली लगी है और सिर में राड लगी हुई है 1-2 और छाती पर भी लगी हुई है। घायल लड़की के परिवार ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों को इस हमले का जिम्मेदार माना। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने ठगी के आरोप में बीजेपी नेता की पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता उत्तम वर्मा ने करीब 1.5 साल पहले उससे 1,75,000 रुपए लिए थे, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही बीजेपी नेता ने पैसे वापस किए। इससे गुस्साई महिला ने त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा को बीच सड़क पर घेर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि बीजेपी नेता मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उस महिला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह हंगामा यही नहीं थमा, उसने बीजेपी नेता को पीटने के लिए चप्पल भी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने वो चप्पल उनकी तरफ फेंकी वो वहां से चले गए। उत्तम भैया हमारे साथे ये सरकार में रह के हमका पार्टी में रख के हमारे साथे बर्बाद कर दी हमका। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें महिला और बीजेपी नेता की आवाज सुनाई दी। पैसा न दे। ठगी का आरोप लगने के बाद उत्तम वर्मा सामने आया और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। साजिश के तहत ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर उत्तम वर्मा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय एथलीट्स ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेडल्स के मामले में 54 भारतीय खिलाड़ियों का दल अब तक 13 पदक अपने नाम कर चुका है। ये पहली बार है जब भारत ने एक ही साल में इतने पदक जीते हैं। इससे पहले 1972 से लेकर 2016 तक भारत ने कुल 12 मेडल ही जीते थे। टोक्यो ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों की जीत का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक में भारतीय एथलीट ने अभी तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है
वो पदक के मामले में इतिहास में दर्ज तमाम सालों पर भारी पड़ गया। हाई जंप में इस बार जहां प्रवीण कुमार ने कमाल किया है, वहीं अवनी लेखरा ने भी कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, तीरंदाजी के मुकाबले में भारत के हरविंदर ने कांस्य पदक जीत लिया है। ये भारत का तीरंदाजी में पहला पदक है। इसी के साथ पैरालंपिक इतिहास में भारत सबसे ज्यादा पदक जीत चुका है। भारत ने पैरालंपिक में पहली बार 1968 से हिस्सा लेना शुरू किया और 2016 तक भारत के 95 खिलाड़ियों ने 12 मेडल्स ही जीते। लेकिन 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के दल ने अब तक 12 मेडल्स जीत लिया है और इसीलिए अब नजरें बाकी के इवेंट्स पर हैं। पैरालंपिक के इतिहास में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है 1972 में हाइडेलबर्ग में 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से एक को पदक हासिल हुआ। 1984 में न्यूयॉर्क में 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 को पदक हासिल हुए। 2004 एथेंस में 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2 को मेडल मिला। 2012 में लंदन में 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 1 को ही मेडल हासिल हुआ। 2016 में रियो में पैरालंपिक आयोजित हुए, इनमें 19 खिलाड़ियों में 4 को पदक मिला। 1972 से 2016 तक भारत को कुल 12 पदक मिले, यानी इतने लंबे अंतराल में भारत को पैरालंपिक में सिर्फ 12 मेडल ही मिले थे। टिकरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल कई किसानों ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जैम कर खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में जानबूझकर किसानों की बिजली काटी गई, जिससे नाराज इन लोगों ने रात में ही नेशनल हाईवे जैम कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों में कुछ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कुछ इनका जोश बढ़ाते नजर आए। जैम की सूचना मिली तो जल्द ही वहां रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी पहुंच गई ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन बात नहीं बनी और करीब 2 घंटे तक इसी तरह ये लोग वहां जमे रहे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। हमारी लाइट बंद कर दी है लोगों ने, किसानों को तंग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि जब तक कृषि सुधार कानूनों पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वो पीछे नहीं हटेंगे। सानू कितना भी परेशान कर ले, असी इत्थों ना जान वाले हैं ना हलन वाले हैं। खबर है कि जब 2 घंटे बाद बिजली आई, तब जाकर ये लोग हाईवे से हटे और जैम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हुई। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह हैदराबाद में ड्रग्स के एक मामले में ईडी के सामने पेश हुई। बताया गया कि यह मामला 2017 का है, जिसमें छापेमारी के दौरान ड्रग्स का लेन देन करने वाले कई लोगों का नाम सामने आया था। बिहार के निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के पटना समेत कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापा मारा। तनवीर अहमद आय से अधिक संपत्ति के आरोप में घिरे हुए हैं। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ की एक इमारत की लिफ्ट में फंस गए, जिससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि करीब 15 मिनट तक लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। हालांकि बाद में किसी तरह लिफ्ट खुली और वो बाहर निकल आए। इसी इमारत में विधायकों के मकान हैं और वहां कौशल किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। गुजरात के मेहसाणा में मोढेरा गांव और वहां के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को जल्द सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली मिलेगी। चर्चा है कि पीएम के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन हो सकता है। 69 करोड़ की लागत से वहां ये सोलर प्लांट तैयार किया गया है। यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने ठगी के आरोप में एक फर्जी दुल्हन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दुल्हन ने कुछ दिन पहले एक आदमी से शादी की, लेकिन आरोप है कि शादी के 5 दिन बाद ही वो गहने और पैसे लेकर अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गई थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी को एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया गया कि लोगों ने उनके सामने सड़क बनवाने की मांग रखी, जिस पर वो भड़क गए, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई और भीड़ भी गुस्से में आ गई। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बीजेपी विधायक के बैनर और पोस्टरों को उखाड़ फेंका। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिस वजह से हंगामा बढ़ता चला गया। गुस्साए लोग बीजेपी नेता के समर्थकों से भी भिड़ गए। इस बीच विधायक ने लोगों को भरोसा दिया कि सड़क बनवाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसमें क्लियरेंस मिलेगी तो वो सड़क का काम प्रारंभ करवा दिया जाएगा। बाद में पुलिस वालों ने भीड़ के बीच से किसी तरह बीजेपी विधायक को वहां से भेज दिया। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय पर बड़ा आरोप लगाया है। मनिका ने आरोप लगाया कि नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय ने उन्हें मार्च में ओलंपिक क्वालिफायर के समय एक मैच हारने के लिए कहा था
और इसी वजह से टोक्यो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में उन्होंने रॉय की मदद लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी TTFI के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए मनिका ने सौम्यदीप पर ये आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक TTFI को दिए अपने जवाब में मनिका ने कहा कि जिसने उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए कहा था, अगर वो उनके साथ कोच के रूप में बैठे होते तो मनिका मैच पर फोकस नहीं कर पाती। मनिका ने यह भी दावा किया कि इस बात के सबूत उनके पास हैं और वो वक्त आने पर उसे TTFI के सामने पेश कर सकती हैं। TTFI के मुताबिक उन्हें सौम्यदीप रॉय के जवाब का इंतजार है, जिससे उनका भी पक्ष सामने आ सके। गोरखपुर से अगवा एक नाबालिग लड़की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि करीब 2 महीने से यह केस यूपी पुलिस के पास था, लेकिन अगवा की गई लड़की की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से यह केस ले लिया था और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। और केवल 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने कोलकाता में उस लड़की को सुरक्षित ढूंढ लिया और उसे अगवा करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही यूपी पुलिस ने उसे केस से जुड़े दस्तावेज दिए तो वो कई टीमें बनाकर काम पर लग गई। इस मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने लंबे समय से उसने कुछ नहीं किया और यह केस यूपी पुलिस की हालत को दर्शाता है। साथ ही अदालत ने इस केस में आगे की कार्रवाई के लिए भी दिल्ली पुलिस को ही निर्देश दिए। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 3 और मेंबर देश जुड़ गए। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनाया गया। इन देशों को मेंबर बनाए जाने का भारत ने भी स्वागत किया। लखनऊ में खुद को IPS अधिकारी बताकर गहने की कारोबारी से 3 करोड़ की ठगी करने वाले आदमी को यूपी STF ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 5 किलो से ज्यादा सोना और फर्जी ID कार्ड बरामद किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने पक्षियों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों 55 तोते लेकर बिहार जा रहे थे, लेकिन खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस वालों ने इन दोनों को पकड़ लिया और इनके पास मिले तोतों को छोड़ दिया। PM नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर भी जोर दिया। इस दौरान कोरोना में भारतीय समुदाय की मदद के लिए PM मोदी ने क्राउन प्रिंस को धन्यवाद भी दिया। हरियाणा के अंबाला में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों में झड़प हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से एक आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में यात्रियों से भरी एक बस अचानक ढलान की तरफ बढ़ गई, जिसके बाद बस में सवार यात्री हड़बड़ी में नीचे उतर गए। हालांकि कुछ दूर तक जाने के बाद बस भी रुक गई और बड़ा हादसा होने से बच गया।